राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी। दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृश्यदती सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। 6000 से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। कालीबंगा यहाँ से खुदाई काली चूड़ियों के कारण, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने खोज कालीबंगा की 1952 में। तत्पश्चात 6162 में बी लाल बी की थापर उत्खनन कार्य करवाया गया। 1961-62 में बी लाल बी की थापर उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा के 5 स्तर सामने आए हैं, जिसमें प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। 5 स्तर है टोटल कालीबंगा में, जिसमें 2 तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरा और चौथा और 5वां स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है। कालीबंगा में बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची। काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। यहाँ के लोग अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में और कालीबंगा में एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी कालीबंगा से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। जिसमें खिलौना हो गया, बैलगाड़ी हो गया, हवन कुंड हो गया, लकड़ी की नालियां थी कालीबंगा में, और बेलनाकार मोहर बेलनाकार। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली सफेद रंग की रेखाएं खींची। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से कब्रिस्तान, जिसमें समाधान पद्धतियों की जानकारी। कालीबंगा में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले कालीबंगा में, जिसे मस्तिष्क बीमारी के इलाज का प्रमाण। और कालीबंगा में खिलौना मिला है, बैलगाड़ी मिला है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार मुहर मिली है। फिर दूसरा पढ़ेंगे बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में बागौर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में 1667 से 70 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष
यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण, बागौर से बड़ी संख्या में लघु पाषाण। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागौर में कोठारी नदी तट पर, बागौर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर। बागौर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र, बागौर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र 1967 से 1970। और उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं, 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। वीएन मिश्र ने बागौर सभ्यता की उत्खनन किया और खोज भी वीएन मिश्र बागौर की। बागौर में बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं बागौर में, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखे तक होने का प्रमाणित करते हैं, निवासियों के आखे तक होने का प्रमाणित, बागौर में निवासियों के आखे तक होने का प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त बागौर से, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, बागौर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल, बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल, बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण और बागौर सभ्यता मध्य पाषाणकालीन है, बागौर सभ्यता मध्य पाषाणकालीन है और बागौर सभ्यता से उपकरण लघु पाषाण के मिले। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देश में हुए उत्खनन कार्य से आर.सी. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल के उत्खनन हुआ गणेश्वर का। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष, गणेश्वर में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे व आयुध के उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा। गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का परिणाम है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कर्पसवर्णी मर्द पात्र कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता में कर्पसवर्णी मर्द पात्र मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कर्पसवर्णी मर्द पात्र कहते हैं। तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण है गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले गणेश्वर में। गणेश्वर सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल ने। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है, कांतली नदी के तट पर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कर्पसवर्णी मर्द पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर के बर्तन
काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं, काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। बर्तन काले व नीले, काले नीले बर्तन गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। फिर आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता उदयपुर आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी आर्य सभ्यता, आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूल कोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग, मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों का भी हो गया इसमें आड़ में। आड़ उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन, पाषाण धातु युगीन 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। आर्य सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूल कोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास व उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया। आर्य सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आर्य सभ्यता की खोज 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास, फिर उसके बाद में RC अग्रवाल, HD सांकलिया। आड़ में सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने आड़ की खोज की 1953 में, फिर उसके बाद में आ गए RC अग्रवाल, HD सांकलिया। आहड़ में HD सांकलिया, RC अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। आड़ से उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी, आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण तांबे के औजारों एवं उपकरणों के कारण रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से आहड़ में ठप्पे लगे हुए मिले, तो यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है आहड़ से। फिर इसके बाद में आगे गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर दो टीले के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। आर्य संस्कृति से जुड़ी गिलुंड सभ्यता। गिलुंड राजसमंद बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलुंड को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है।
1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन, गिलुंड में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। तत्पश्चात 1957-58 में हुआ उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड में। 1957-58 में हुआ बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड में उत्खनन। तत्पश्चात 1998 से 2003 तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वी एस शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। गिलुंड में सबसे पहले 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। फिर गिलुंड में 1998 में या 2003 तक पूना के वीएस शिंदे और अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गिलुंड में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिनका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। जिनका समय 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दभांड मिले। सादे मिले, काले मिले, पॉलिशदार मिले, भूरे मिले, लाल और काले मिले। लाल और काले चित्रित मर्दभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने। गिलुंड में उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। गिलुंड में आड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं। आड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटें का प्रयोग नहीं हुआ। जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। जबकि गिलुंड में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रचुर प्रयोग होता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालौर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है। एक यूनानी सुराही और एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र मिला है भीनमाल जालौर की सभ्यता से, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया। आर.सी. अग्रवाल ने भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन, यहाँ से एक रोमन एम्फोरा भीनमाल से और एक यूनानी सुराही भीनमाल से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईसवाल उदयपुर से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त। ईसवाल उदयपुर प्राक ऐतिहासिक। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेरार जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेरार जयपुर की बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेरार जयपुर की बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी
नील रतन बनर्जी, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान बेरार जयपुर के उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेरार से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन पे एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। बालाथल उदयपुर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन। बालाथल उदयपुर का उत्खनन वीएन मिश्र। बालाथल उदयपुर का उत्खनन वीएन मिश्र। बाला वीएन मिश्र उत्खनन एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। बालाथल ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। बालाथल उदयपुर में वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन यह एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता और बालाथल सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। और इनके अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर सभ्यता, जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नव भरतपुर, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़ और नगरी चित्तौड़ में नगर टोंक में सभ्यता और नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ 1800 ईस्वी के आसपास। और वैदिक सभ्यता को जानने के लिए प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता राजस्थान में इस समय अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाभारत काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश या बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राजस्थान उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। जांगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था, मत्स्य राज्य उनका मित्र था या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था।
पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के जन्म तक महाभारत युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय प्रथम जनपदों का उदय और दूसरे द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष।